एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम पढ़ने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 3, दैट इज मटेरियल्स, परचेज प्रोसीजर, स्टोर कंट्रोल एंड प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशू। कि देखो मटेरियल कि अभी हमने कॉस्ट पढ़ी कि कॉस्ट क्या होती है प्रीवियस चैप्टर में। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले सिर्फ और सिर्फ मटेरियल के बारे में कि मटेरियल का क्या प्रोसीजर है उसको खरीदने का, कहाँ उसको स्टोर करके रखते हैं, उसको क्या क्या प्राइसिंग करते हैं, कैसे उसकी कॉस्ट निकालते हैं। सो अभी इस वीडियो में, इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सो इम्पॉर्टेंस ऑफ मटेरियल कि क्यों करें हम मटेरियल। देखो, सबसे पहले मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ। जो मटेरियल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसकी साइज, इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जाता है, देन आगे जाके प्रॉपर अपना फंक्शंस वगैरह करता है। इससे हमारे ऑपरेशंस, कस्टमर नीड वगैरह ये सब चीज़ें होती है। सो जो मटेरियल होता है एक फंडामेंटल कॉम्पोनेंट होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन का, जिससे कि हमारा सबसे ज़्यादा हमारा खर्चा भी हमारे मटेरियल पे ही जाता है। सो मटेरियल एक ऐसे कमोडिटी है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि हम फैक्ट्रीज में ट्रांसफ़र करते हैं फिनिश गुड बनाने के लिए। तो ठीक है, मटेरियल में हमारे रॉ मटेरियल्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, टूल्स होते हैं, स्पेयर्स होते हैं, कंज्यूमर रिसोर्सेज होती हैं। ठीक है, जो रॉ मटेरियल होता है, एक मटेरियल होता है क्रूड फॉर्म में होता है प्रोडक्शन के लिए, लाइक रूट, कॉटन, स्टील, टिम्बर, रबर वगैरह ये सब चीज़ें। और अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो फिनिश पार्ट्स होते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल, क्रेट्स, फाइनल टायर्स वगैरह ये सब चीज़ें। देन जो टूल्स होते हैं एंड टूल्स एंड आर अप्लायंसेस, जो कि जैसे कि स्पेयर पार्ट्स वगैरह वगैरह। देन जो कंज्यूमेबल स्टोर्स होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे कि ऑपरेशंस, लुब्रिकेंट्स, ऑयल वगैरह ये सब चीज़ें। तो जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल होते हैं, ये हमारे स्टोर कंसाइडर एज स्टोर आइटम्स। इनको हम एज अ स्टोर आइटम करते हैं जो हमारे फिनिश्ड गुड के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, सो उसके बाद थोड़ा-सा टॉपिक और पढ़ लेते हैं यही वाला। सो जो डायरेक्ट मटेरियल होते हैं, दोज़ आर पार्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ये फिनिश्ड गुड का पार्ट होते हैं, स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ यूनिट का पार्ट होते हैं। और जो इनडायरेक्ट मटेरियल होते हैं, हम इसे ईज़िली एलोकेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें दिखते भी नहीं है, जैसे कि नेल्स, कोस्ट वेस्ट, कॉटन वेस्ट, लुब्रिकेंट्स, ऑयल वगैरह ये सब। जो मटेरियल्स होते हैं थोड़ा सिग्निफिकेंट पार्ट होते हैं, हर चीज़ में काम आते हैं। रॉ मटेरियल, स्टोर, स्पेयर पार्ट्स एंड वर्क इन फिनिश्ड गुड्स। सो जो मटेरियल्स होते हैं बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। एंड अकॉर्डिंग टू इंडियन एसोसिएशन मटेरियल मैनेजमेंट, हमारे अप्रोक्सीमेटली 60 पैसे लगते हैं हर रुपये में से, जिसमें सिर्फ मटेरियल आते हैं, 60% हम एज अ लेबर पे स्पेंड करते हैं। उसके बाद जो मटेरियल होता है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होता है हर चीज़ में, लाइक वेरियस एक्टिविटीज़ लाइक स्ट्रैटेजिक सर्चिंग, सप्लायर सिलेक्शंस, नेगोशिएशन, इन्वेंट्रीज, इन सब चीज़ों में। तो अब अपनी पीपीटी से पढ़ने की कोशिश करते हैं। सो इम्पोर्टेंस ऑफ मटेरियल की, जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है मटेरियल की। सो मटेरियल्स आर वाइटल फॉर बोथ मैन्युफैक्चरिंग और एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेशंस के लिए, एंड दे फॉर्म द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस इन मैन्युफैक्चरिंग। और जो मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज़्यादा जो पोर्शन है वो इन्हीं का ही है। अभी हम पीछे पढ़ के जो भी मैंने बताया। देन इफेक्टिव मैनेजमेंट इंश्योर स्मूथ ऑपरेशन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। अब जो इफिशिएंट मैनेजमेंट है वो प्रॉपर स्मूथ ऑपरेशन रखेगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन रखेगा एंड ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस रखेगा। देन सेकंड, दैट इज डेफिनेशन ऑफ मटेरियल, एनी कमोडिटी और सब्सटेंसेस प्रोसीड इन फैक्ट्री टू बी ट्रांसफर्ड इनटू फिनिश्ड गुड। वो सारी कमोडिटी सब्सटेंसेस जो हम फैक्ट्री में यूज़ करते हैं फिनिश्ड गुड बनाने के लिए, इसमें रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स, टूल्स, पेपर्स एंड कंज्यूमेबल सप्लाईज आ जाती हैं। सो टाइप्स ऑफ मटेरियल्स कितने होते हैं। रॉ मटेरियल जिसमें कि क्रूड फॉर्म में लाइक जूट, कॉटन, स्टील, टिम्बर, रबर, कोल। एज पर दी cost accounting CS6, raw material, process material, additives and components of the assembled semi-finished goods and consumables paid, excluding packaging material. Then next, that is material control कि material control क्या होता है। So ensure continuous supply, smooth production and prevent delays involving maintaining adequate stock। इसमें मटेरियल कंट्रोल, देखो मटेरियल का मतलब तो समझ ही गया है, रॉ मटेरियल वगैरह। और कंट्रोल की वजह से उसको कंट्रोल करना। सो इसमें जिसमें हमारा ओवर स्टॉकिंग ना हो, अंडर स्टॉक ना हो, प्रॉपर से कंट्रोल बना के रखें हम। सो मटेरियल कंट्रोल क्या है, एक ऐसा क्रिटिकल सिस्टम है जो कि हमें अवेलेबिलिटी दिलाता है, राइट क्वालिटी की, राइट क्वांटिटी की, राइट टाइम पे, प्रॉपर अपने टाइम पे, लोकेशन पे, कॉस्ट पे। उसके बाद इन प्रॉपर एकदम सिस्टमेटिक अप्रोच होती है। सो अच्छे से परचेज करना, स्टोर करना, यूटिलाइज करना मटीरियल्स वगैरह को। देन उसके बाद इसका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, अकाउंटेबिलिटीज दी जाती है कि मटेरियल को कौन कौन कहाँ कहाँ कैसे कैसे परचेज करेगा। तो उसके बाद प्रॉपर रिपोर्ट बनाई जाती है जिसके मटेरियल के यूजेज, इन्वेंट्री लेवल, प्रोक्योरमेंट, परफॉर्मेंस, सब चीज़ें की मेंटेनेंस हमें बना के रखनी पड़ती है। सो जो मटेरियल कंपोजिट होता है
ये 2 डायमेंशन में होता है, क्वालिटी कंट्रोल एंड फाइनेंशियल कंट्रोल में। जो क्वांटिटी कंट्रोल की बात हो रही थी तो मतलब राइट क्वांटिटी मटेरियल अवेलेबल करना राइट ऑपरेशंस पे, एंड फाइनेंशियल कंट्रोल मतलब कि अपनी इन्वेस्टमेंट को मिनिमाइज करना मटेरियल में, और फंड्स को प्रॉपर यूज़ करना और कंट्रोलिंग कॉस्ट करना, देन प्रॉपर बैलेंस करना। देन उसके 2 एस्पेक्ट्स होते हैं मटेरियल कंट्रोल के, फर्स्ट इज अकाउंटिंग, सेकंड इज ऑपरेशन। अगर अकाउंटिंग की बात करें तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बनाना, बजट्स वगैरह बनाना, और ऑपरेशनल की बात करें तो प्रॉपर इन्वेंट्री बना के रखना एंड प्रोडक्शन बना के रखना। सो अब इसको थोड़ा फर्दर पढ़ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल की, जो ऑब्जेक्टिव्स क्या है मटेरियल कंट्रोल के। सो मेंटेन कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ मटेरियल, प्रॉपर कॉन्टिन्यूस सप्लाई करना, स्टॉक आउट्स के बचाना, अपने ओवर स्टॉकिंग से बचाना, देन कंट्रोल ऑफ मटेरियल वेस्टेज बचाना, देन मटेरियल को अवेलेबल कराना हर जगह पे। सो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, प्रॉपर कॉन्टिन्यूस सप्लाई हमें प्रोवाइड कराना, कोई नुकसान ना होना, उसके बाद स्ट्राइक बैलेंस नहीं होनी चाहिए, एकदम एडुकेट चीज़ें होनी चाहिए, रीजनेबल प्राइसेस पे होनी चाहिए, थेफ्ट लीकेज वगैरह नहीं होनी चाहिए, कोई रिस्क पॉयरेज वगैरह भी नहीं होना चाहिए, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, मटेरियल अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, इंटरनल कॉस्ट होनी चाहिए, मटेरियल कंट्रोल एंड रिसीव एकदम प्रॉपर अच्छे सब कुछ होना चाहिए। तो ना पड़ता है एसेंशियल प्रैक्टिसेस फॉर इफेक्टिव मटेरियल कंट्रोल। अब कौन कौन से एसेंशियल प्रैक्टिसेस हैं एक इफेक्टिव मटेरियल कंट्रोल के लिए। सो फर्स्ट इज कॉर्पोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, रिक्वायर क्लोज कोऑर्डिनेशन अमंग डिपार्टमेंट्स, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए हर किसी डिपार्टमेंट के बीच में, लाइक परचेजिंग, प्रोडक्शन, स्टोर, अकाउंट्स, इवेंट्स, सब के लिए। इंश्योर टाइमली सप्लाई ऑफ राइट क्वालिटी एंड राइट क्वांटिटी, हमेशा राइट क्वालिटी एज वेल एज राइट क्वांटिटी के बेस पे। सेकेंड वन दैट इज सेंट्रलाइज परचेजिंग, अ सिंगल परचेजिंग डिपार्टमेंट कंट्रोल प्रोक्यूरमेंट, एक प्रॉपर एक सिंगल परचेजमेंट डिपार्टमेंट जो होता है प्रॉपर प्रोक्यूरमेंट पे हेल्प करता है, देन हेल्प्स इन वर्किंग बाइंग की कैसे कैसे परचेज करना है बेटर क्वालिटी लोअर कॉस्ट के साथ, और डुप्लीकेशंस भी नहीं चाहिए। थर्ड वन दैट इज शेड्यूलिंग ऑफ मटेरियल्स, प्रॉपर रिशेड्यूलिंग टाइमली प्रोक्योरमेंट, कि आपको हर टाइम टू टाइम वो चीज़ें देखनी चाहिए जैसे कि आपका स्टॉक जो है वो स्टॉक आउट ना, और एक्सेसिव इन्वेंट्री आपके पास ना हो। सेकंड, अवॉइड जिससे मेरी इंटरप्शन ना हो। देन फोर्थ वन दैट इज क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन, मटेरियल और ग्रुप उनको कोडिफाई के साथ कर दो जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन, डुप्लीकेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग में दिक्कत ना आए। देन फिफ्थ वन दैट इज इंस्पेक्शन ऑफ रिसीव मटेरियल, कि अब आपको जितना मटेरियल रिसीव हो गया उसके प्रॉपर इंस्पेक्शन करो, इनकमिंग मटेरियल्स चेक क्वालिटी क्वांटिटी वाइज, देन उसमें कोई डिफेक्टिव पीस वगैरह ना हो। सिक्स वन दैट इज स्टैंडर्ड्स फॉर्म एंड डॉक्यूमेंटेशन, उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में करो, लाइक परचेज रिक्वेजिशन, GNRR, स्लिप बिल्स, डॉक्यूमेंटेशन करो। देन सेवन दैट इज वेल प्लान स्टोरेज, उसको साइंटिफिकली स्टोरेज करो सेफ्टी के साथ, और कोई भी एडवोकेट फैसिलिटीज़ वगैरह ना हो। सो कॉर्पोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन क्या आता है, प्रॉपर इसको कोलैबोरेशन के साथ हमेशा संभाल के रखना, कम्युनिकेशन कॉपरेशन हर डिपार्टमेंट में होनी चाहिए। सेंट्रल परचेजिंग में था कि कॉन्स्टेंसी होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, सारे मटेरियल परचेज अच्छे से हो जाए। देन शेड्यूलिंग मटेरियल में था कि कोई भी स्टॉक वगैरह ना हो, आउट वगैरह ना हो। देन क्लासिफिकेशन कोडिफिकेशन में जैसे कि उनकी एफिशिएंसी अच्छे से बनी रहे, इंस्पेक्शन में उसको अच्छे से एग्जामिन करना, क्वालिटी वाइज क्वांटिटी वाइज स्टैंडर्ड्स के साथ लेके चलना। देन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड डॉक्यूमेंटेशन में इनको प्रॉपर रिक्वेस्ट के साथ मटेरियल ट्रायल वगैरह के लिए ट्रेसेबिलिटी, रिकॉर्ड कीपिंग, इन सब के साथ करें। एंड लास्ट वन दैट इज वेल प्लान स्टेजेस में प्रॉपर फर्स्ट एक्सपायरी, फर्स्ट आउट, फीफो, लीफो, इन सब के साथ उसको अच्छे से मैनेज करके चलना। देन अब नेक्स्ट टॉप टिप दैट इज डेफिनेशन ऑफ मटेरियल, की डेफिनेशन ऑफ मटेरियल क्या है। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परचेज, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परचेज प्रोसीजर, की परचेज प्रोसीजर क्या है। सो अभी प्रॉपर हम पढ़ने वाले हैं मटेरियल परचेज प्रोसीजर है क्या। सो उसका फर्स्ट पार्ट है डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल परचेज प्रोसीजर क्या है, ठीक है। सो फर्स्ट इज टाइमली अवेलेबिलिटी, इससे पहले मैं को थोड़ी सी मीनिंग बता देती हूँ। देखो मटेरियल परचेज प्रोसीजर क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रॉपर अप्रोच है जिससे कि हम ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करता है, एक सीरीज ऑफ स्टेप होते हैं जिसमें मटेरियल की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम उसको परचेज करते हैं, उसको टाइमली अवेलेबल दिखाने के लिए क्वालिटी एंड क्वांटिटी वाइज, जिससे कि हमारी जो ट्रांसपेरेंसी है वो थोड़ी सी इन्हांस हो जाए। सो अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं पूरे मटेरियल परचेज प्रोसीजर के, वो पढ़ते हैं कैसे। फर्स्ट इज टाइमली अवेलेबिलिटी, इंश्योर इनट्रप्टेड सप्लाई ऑफ मटेरियल, की जो हमारे सप्लाई ऑफ मटेरियल है वो थोड़ी ज़्यादा अच्छे से हो, कोई भी डिले, स्टॉपेज, प्रोडक्शन वगैरह ना हो। सेकेंड दैट इज कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन,
Procure material at the most economical cost, प्रॉपर इकोनॉमिकल कोस्ट के लिए होनी चाहिए, कोई भी कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं होनी चाहिए क्वालिटी में, यूटिलाइज बल्किंग नेगोशिएटिंग मार्केट एनालिसिस अच्छे से होना चाहिए। थर्ड वन दैट इज क्वालिटी अश्योरेंस, प्रॉपर जो सप्लायर ऐसे लोग अच्छी स्टैंडर्ड्स के साथ आपको सप्लाई करे, इंस्पेक्शन अलाउ करे, आपको हाई क्वालिटी मेंटेन रह के चले। फोर्थ वन दैट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मेंटेन एडवोकेट स्टॉक, प्रॉपर एडवोकेट स्टॉक होना चाहिए, कोई ओवर स्टॉक और अंडर स्टॉक नहीं होना चाहिए, इससे आपकी कैरिंग कॉस्ट थोड़ी कम हो जाएगी। देन फिफ्थ वन दैट इज सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, डेवलप लॉन्ग टर्म ट्रस्टवर्दी रिलेशन विद सप्लायर, प्रॉपर लॉन्ग टर्म और ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप होना चाहिए सप्लायर के साथ, जिसके आपकी रिलायबिलिटी, बेटर टर्म्स, प्रायोरिटी ड्यूरिंग शॉर्टेज, ये सब चीज़ें आ जाए। उसके बाद अभी बुक से समझाती हूँ। तो टाइमली रिलेबिलिटी क्या होता है कि पूरा मटेरियल आपको अवेलेबल होना चाहिए, कभी भी स्मूथ ऑपरेशन वगैरह, कस्टमर डिमांड जैसे मीट करनी चाहिए, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन मतलब कि कॉम्पिटिटिव प्राइसेस होने चाहिए, मिनिमाइजिंग प्रोक्यूरमेंट होनी चाहिए, मल्टीपल सप्लायर्स होनी चाहिए, सीकिंग कोटेशन नेगोशिएशन फेवरेबल टर्म, सब एग्जैक्टली सेम है, बट थोड़ा बुक में थोड़ा और अच्छे से भी समझ आ सकता है, थोड़ा मतलब जितना ज़्यादा आपके पास डाटा होगा एग्जाम में आपके पास उतने ज़्यादा ही मार्क्स आएंगे। देन क्वालिटी अश्योरेंस में था कि प्रॉपर क्वालिटी चेक होनी चाहिए, वैल्यूएशन होना चाहिए, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, रिस्क थोड़ा कम होना चाहिए, इन्वेंट्री अच्छे से होनी चाहिए, स्टॉक आउट नहीं होना चाहिए, इन्वेंट्री लेवल अच्छे से होनी चाहिए, प्लानिंग रेडोर वगैरह ये सब चीज़ें। एंड लास्ट वन सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में कि आपको प्रॉपर प्रोडक्टिव एंड म्यूचुअल बेनिफिशियल होना चाहिए दोनों को। देन अब नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं, दैट इज स्टेप्स इन मटेरियल परचेज प्रोसीजर, कि कौन कौन से स्टेप्स है जब मटेरियल को परचेज करते हैं। फर्स्ट इज मटेरियल रिक्विजिशन, कि देखो डिपार्टमेंट रेज अ रिक्विजिशन स्टेटिंग क्वांटिटी क्वालिटी स्पेसिफिकेशन, फिर प्रॉपर एकदम अपनी रिक्वायरमेंट बता देते हैं कि क्या क्या उसको चाहिए। देन सेकंड दैट इज परचेज रिक्विजिशन। देन उसके बाद द स्टोर और परचेज डिपार्टमेंट रिव्यू स्टॉक लेवल, फिर वो अपनी स्टॉक लेवल चेक करते हैं, फॉर्मल रिक्वेस्ट प्रोक्यूरमेंट देखते हैं। देन सप्लायर सिलेक्शन, सप्लायर का देखते हैं कि कौन क्या आइडेंटिफाई करते हैं, प्राइस क्वालिटी रिलेबिलिटी डिलीवरी आइटम, इन सब चीज़ों को देखते हैं। इसमें टेंडर कोटेशन रिकॉर्ड्स वगैरह सब चीज़ आते हैं। देन आ जाता है परचेज ऑर्डर, क्या है फॉर्मल रिटर्न ऑर्डर होता है जो सप्लायर को भेजा जाता है, उसमें क्वालिटी क्वान्टिटी प्राइस वगैरह सब चीज़ें मैंशन होती है। फिफ्थ वन दैट इज ऑर्डर कंफर्मेशन, जो सप्लायर होता है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं ऑर्डर को, जब भी हम किसी चीज़ का ऑफर एक्सेप्ट करते हैं तो हमें उसको एक्नॉलेजमेंट देते हैं रिप्लाई से पहले कि हाँ हमें आपका ऑर्डर रिसीव हो गया है। देन उसके बाद गुड रिसिप्ट एंड इंस्पेक्शन, फिर जो गुड्स आपको रिसीव हो जाएंगी फिर आप उसे चेक कर सकते हो, इंस्पेक्ट कर सकते हो। देन इनवॉइस वेरिफिकेशन, जो सप्लायर्स इनवॉइस मैच विद द परचेज ऑर्डर, की जो सप्लायर का और जो इनवॉइस है वो परचेज ऑर्डर से मैच होना चाहिए। देन पेमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन, पेमेंट होनी चाहिए एज पर एग्रीड। सो स्टेप्स क्या थे, मटेरियल रिक्विजिशन के पहले जो डिपार्टमेंट होगी वो प्रॉपर परचेज ऑपरेशन बताएंगे, टाइप क्वांटिटी क्वालिटी डिलीवरी डेट सब कुछ बता देंगे। फिर परचेज रिक्विजिशन जिसमें आपकी परचेज ऑर्डर होगा, फंड डिवलेट सप्लायर्स वगैरह सब चीज़ होंगे। देन सप्लायर सिलेक्शन, प्राइस क्वालिटी रिलेबिलिटी डिलीवरी एंड नेगोशिएशंस के बेस पे। देन परचेज ऑर्डर क्या होगा, आपका परचेज ऑर्डर क्या है, डिटेल मटेरियल क्वांटिटी प्राइसेस डेट्स वगैरह क्या है। देन ऑर्डर कंफर्मेशन क्या है, सप्लायर एक्नॉलेजमेंट देगा आपको। फिर उसके बाद गुड्स रिसिप्ट एंड इंस्पेक्शन, क्वालिटी क्वांटिटी ये सब चीज़ें होंगी। देन इनवॉइस वेरिफिकेशन की सप्लायर के इनवॉइस भेजेगा आपको क्वांटिटी क्वालिटी के बारे में। देन पेमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन रिसिप्ट वगैरह चीज़ें आएंगी यहाँ पे। सो प्रॉपर ही पूरा एक प्रोसीजर था कि कैसे आप उसको मटेरियल को मंगा सकते हो। देन अब पढ़ते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ परचेज डिपार्टमेंट, परचेज ऑफिसर की। देखो परचेज ऑफिसर कैसे, देखो परचेज डिपार्टमेंट क्या है, बहुत ज़्यादा ग्रेट इन्फ्लुएंस रखता है हर चीज़ में, क्वालिटी कॉस्ट एफिशिएंसी टाइमली गुड, हम प्रॉपर प्रोडक्ट ही यहाँ पे डिपेंड होता है, लाइक मटेरियल सप्लाई सर्विस मशीन टूल सब कुछ यहाँ से आती है। फर्स्टली पहले आपको कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी बतानी चाहिए मटेरियल की कैसे कैसे होगा। सेकेंडली आपको प्रॉपर एक मैनेजिंग क्वांटिटीज़ एंड क्वालिटीज़ रखनी चाहिए कैसे कैसे होगा। फिर एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होनी चाहिए सप्लायर के बीच में और रेस्ट ऑफ दी हेड्स के बीच में। उसके बाद जो हेड ऑफ परचेज डिपार्टमेंट है मैनेजर है उसको सप्लाई मैनेजर भी बोल सकते हैं, परचेज मैनेजर भी बोल सकते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होता है काफ़ी सारी चीज़ों के लिए विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो इसकी कुछ क्वालिटीज़ हैं क्वालिफिकेशन से, तो
परचेज ऑफिसर मस्ट हैव सफिशिएंट क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। सो फर्स्ट इज इंटीग्रिटी, ऑनेस्ट और फेयरनेस होना चाहिए, मटेरियल नॉलेज होनी चाहिए, क्वालिटी स्पेसिफिकेशन के बारे में, मार्केट अवेयरनेस होनी चाहिए, प्रॉपर ट्रेंड प्राइसेस डिमांड सप्लाईज के बारे में, इकोनॉमिक एंड लीगल नॉलेज होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए ट्रेड लॉज वगैरह के बारे में, देन फर्म पॉलिसीज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कंपनी ऑब्जेक्टिव, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। देन 6 दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल सुपरविजन स्किल्स की अच्छे से मैनेज करना आनी चाहिए हर चीज़। देन डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी काफ़ी हद तक अच्छी होनी चाहिए। सो इंटीग्रिटी मतलब ट्रस्टवर्दी वगैरह होना चाहिए, नॉलेज वगैरह होनी चाहिए, ट्रेड जर्नल्स बनाने आने चाहिए उसे, डिसीजन मेकिंग अच्छे से होना चाहिए एकदम, उसके पास बहुत ज़्यादा गाइडलाइंस, परचेजिंग पॉलिसीज़ काफ़ी ज़्यादा उसके पास हर सारी चीज़ें होनी चाहिए। देन नेक्स्ट पढ़ते हैं दैट इज सेंट्रलाइज परचेजिंग की सेंट्रलाइज परचेजिंग क्या होती है। सो सेंट्रलाइज परचेजिंग रेफर टू द प्रैक्टिस ऑफ कंसोलिडेटिंग और परचेजिंग फंक्शन विद इन द सिंगल डिपार्टमेंट, के सारे परचेजिंग डिपार्टमेंट्स को एक किसी सिंगल डिपार्टमेंट में ले आना। इससे आपकी ऑल दिस अप्रोच इन्वॉल्व रूटीन राउटिंग ऑल परचेज रिक्वेस्ट, इसमें सारी रिक्वेस्ट आ जाती है जो भी कुछ आपको खरीदना पड़ता है। सो सेंट्रलाइज परचेजिंग मीन्स सिंगल डिपार्टमेंट होता है, हेड ऑफिस होता है जिसमें सारी प्रोक्योरमेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन की। इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं। सो फर्स्ट इज कॉस्ट सेविंग, बल्क इज रिड्यूस परचेज कॉस्ट, आप बल्क में सामान खरीदो तो आपकी कॉस्ट कम हो जाती है। एक्सपर्टाइज एंड कंट्रोल, प्रॉपर स्टाफ जो है वो बेटर नेगोशिएट कर सकता है, प्रॉपर एवेल्यूशन कर सकता है। रिस्क एफिशिएंट रिकॉर्ड कीपिंग, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन एक्यूरेट रिकॉर्ड्स बन सकते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन एंड यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी क्वालिटी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए सारी यूनिट्स में। देन स्ट्रीमलाइंड कम्युनिकेशंस, देन वन चैनल कॉन्ट्रैक्ट विद सप्लायर, रिड्यूसिंग कन्फ्यूजन भी बच सकती है। देन डिसएडवांटेजेस क्या होता है, डिले इन प्रोक्यूरमेंट, टाइम कंज्यूम हो सकता है कम्युनिकेशन में। देन लिमिटेड लोकल एडवांटेजेस में मिस बेनिफिट, कुछ में मिस बेनिफिट्स हो सकते हैं जो कि लोअर से ले सकते थे, पोटेंशियल मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, इनिशियल सेटअप थोड़ा हाई होता है। सो हमारे क्या क्या थे, हम बल्क में ख़रीद सकते हैं तो इजी पड़ सकता है, नॉलेज की स्किल्स पे बेस्ड होता है। देन एक ही जगह पे सारी चीज़ें खरीद सकते हो, पॉलिसीज प्रैक्टिसेस लगा सकते हो। एंड देन डिसएडवांटेजेस क्या आते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, इनिशियल सेटअप कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो ये बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हो जो कि आपके साइज, जोग्राफिकल स्पीड वगैरह इन सब चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। अब नेक्स्ट दैट इज फंक्शंस ऑफ परचेज डिपार्टमेंट की जो फंक्शंस क्या है। सो फर्स्ट इज द परचेज डिपार्टमेंट प्ले अ वाइटल रोल इन इंश्योरिंग द ऑर्गेनाइजेशन द राइट मटेरियल राइट टाइम, की राइट मटेरियल को राइट टाइम के लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं। सो इसके फंक्शंस क्या क्या था, डिटरमाइनिंग व्हाट टू प्रोड्यूस, की क्या प्रोड्यूस करना है, डिटरमाइनिंग रिक्वायर्स आइडेंटिफाई मटेरियल नीडेड, की किस मटेरियल की नीड पड़ सकती है, डिसाइडिंग व्हेन टू प्रोड्यूस परचेज, कि कब परचेज करना है, किस टाइम पे परचेज करना है जिससे कोई डिले ना हो, सिलेक्टिंग वेयर टू परचेज, कि वह कहाँ से परचेज करना है, मैं सप्लायर कौन होने वाला, डिटरमाइनिंग हाउ टू परचेज, देन उसको कैसे, हाउ मच टू परचेज, कि उसको कितना परचेज करना है, उसकी लेवल कितनी चाहिए, ओवर स्टॉक ना हो जाए, अंडर स्टॉक ना हो जाए। फिर नेगोशिएट द प्राइस, की प्राइस को कैसे नेगोशिएट करना है। सो यही था कि पहले तो देख लो कि क्या परचेज करना है, सप्लाईज वगैरह क्या है, देन व्हेन टू प्रोड्यूस, इसको कब, मतलब लीड टाइम, प्रोडक्शन शेड्यूल, डिमांड वगैरह क्या है, देन सेलेक्टिंग वे टू प्रोड्यूस, कैपेबिलिटी, क्वालिटी स्टैंडर्ड, प्राइसिंग, ये सब चीज़ें चेक कर लो। देन उसको नेगोशिएट कर लो प्राइस को कि कैसे आपको करना है। देन उसके बाद प्रोसीजर फॉलोड बाय परचेज डिपार्टमेंट। सो इनको अच्छे से करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए। सो फर्स्ट इज रिसीविंग परचेज रिक्वेजिशन, पहले आपको प्रॉपर एक परचेज रिक्वेजिशन बनानी पड़ेगी, डिपार्टमेंट को एक्सेप्ट करेगा। देन एक्सप्लोरिंग सोर्सेज ऑफ सप्लाई, ऑफ चूजिंग सप्लायर, फिर आपको एक पोटेंशियल सप्लायर सर्च करना पड़ेगा जिसमें आप सिलेक्टिंग मोड सूटेबल, जिसमें प्रॉपर अच्छे से एक सेलेक्ट करोगे आप। देन उसके बाद प्रिपरेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ परचेज ऑर्डर, फिर परचेज ऑर्डर बनाओगे जिसमें आपको इशूइंग परचेज डिटेल सब कुछ लिखा होगा। देन रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल, फिर मटेरियल को अच्छे से रिसीव करोगे, एक्सपेक्ट करोगे उसको, फिर क्वालिटी, क्वांटिटी, कंडीशन, ये सब चीज़ें चेक करोगे। देन चेकिंग एंड प्रोसेसिंग पेमेंट, उसको वेरीफाई करोगे, देन उसको एग्री टर्म में पेमेंट कर दोगे। सो पहले तो रिक्वेजिशन भेजोगे, फिर उसके बाद अच्छे से एक्सप्लोर करोगे चीज़ों को। बस यही था इसमें। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है। सो बाय द फॉलोइंग प्रोसीजर द परचेज डिपार्टमेंट स्मूथ एफिशिएंट प्रोक्यूरमेंट। तो अभी यहाँ पे कुछ पार्ट्स बनाए हुए हैं, कॉस्ट कंट्रोल वगैरह। सो फर्स्ट इज अ परचेज रिक्वेजेंट और आइडेंटिफिकेशन ऑफ मटेरियल, कि आपको कैसे फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है कि कैसे आपको परचेज करना है। तो इसके लिए प्रॉपर ये बनाया जाता है, सीरियल नंबर क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्टिकल, स्टोर कोड, क्वांटिटी वगैरह सब
सब चीज़ें लिखी जाती हैं प्रॉपर। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल की क्या टाइप वगैरह रखना है, फिर उसको इंडिकेट करना टाइम वगैरह के साथ। देन एक्सप्लोरिंग सोर्सेज ऑफ सप्लाई, ऑफ चूजिंग सप्लायर, कि आप सप्लायर को चूज़ कर लो। आपको रिसीव हो गया परचेज रिक्वेजिशन, फिर उसके बाद आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा अवेलेबल सप्लाई क्या है, फिर आपको कोटेशन वगैरह बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे सीरियल नंबर आ जाएंगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, क्वालिटी, क्वांटिटी कितनी कितनी रखनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा स्पेसमेंट फॉर कंपैरेटिव स्टेटमेंट, या फिर कोटेशन है कि कैसे कैसे कोटेशन रखने हैं। डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज़ होते हैं हर चीज़ के लिए, ओपन टेंडर, लिमिटेड टेंडर, सिंगल टेंडर। और जो ओपन टेंडर होता है यूज़ होता है जब आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए होती है, कोटेशन चाहिए होती है। फिर उसके बाद इन लिमिटेड टेंडर मेथड में एक सिलेक्टेड नंबर ऑफ सप्लायर के साथ आप जब कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। देन लिमिटेड टेंडर मेथड बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इसके बहुत काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस भी हैं। उसके बाद सी दैट इज़ परचेज ऑर्डर क्या है। उसके बाद परचेज ऑर्डर ही एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है जहाँ पे बायर एंड सप्लायर आते हैं, बाइंडिंग करते हैं, एक दूसरे की पार्टी के साथ एग्रीमेंट करते हैं। यहाँ पे 3 से 5 कॉपी आपकी बना दी जाती है और इसका स्पेसिमेन हर किसी को दिया जाता है। और यहाँ पे जो 3 to 5 कॉपीज़ है हर डिपार्टमेंट में सबमिट करनी पड़ती हैं। तो परचेज ऑर्डर कुछ इस तरह से लगता है। देन उसके बाद सेफ गार्ड होता है। देन डी दैट इज रिसीविंग दी इंस्पेक्शन मटेरियल, कि आपको रिसीव हो रहा है। और अब इंस्पेक्शन मटेरियल सबसे पहले इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर सेपरेट इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट होता है जो हर चीज़ को चेक करता है। देन उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ द परचेज ऑर्डर फाइल्स को अच्छे से चेक करना। देन रिसीव अनलोडिंग एंड अनपैकिंग मटेरियल, की मटेरियल जो हमें रिसीव हुआ है उसको अनलोड करना और अच्छे से अनपैक करके चेक करना। तो उसके बाद चेकिंग क्वांटिटी ऑफ फिजिकली कंडीशंस, की उसकी क्वालिटी एंड कंडीशंस चेक करना। देन चेकिंग द क्वालिटी ऑफ मटेरियल, की जो मटेरियल है उसकी क्वालिटी को अच्छे से चेक करना कि जो मटेरियल आया है वो गुड स्टेट में आया है कि नहीं आया है। सो ये होता है आपका प्रॉपर इंस्पेक्शन रिपोर्ट, की कैसे कैसे डिस्क्रिप्शन है, कितना रिसीव्ड हुआ है, कितना एक्सपेक्ट हुआ है, रिजेक्टेड कितना हुआ है, रिमार्क क्या है। देन फिफ्थ वन दैट इज डॉक्यूमेंटेशन ऑफ रिपोर्ट ऑफ मटेरियल, कि अब आपको रिसीव हो गया तो प्रॉपर डिटेल बनाओगे 5 कॉपीज़ की। दिस इज़ नॉट प्रिपेयर्ड फॉर 5 कॉपीज़ बना दी जाती हैं। एक आप रिसीविंग डिपार्टमेंट को दे देते हो, जो रेस्ट ऑफ द 4 होती हैं वो स्टोर कीपर को दे देते हो। देन उसके पास 4 कॉपीज़ होती है स्टोर कीपर्स के पास, फिर वो आगे परचेज डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट या डिपार्टमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट्स को भेज देता है। सो स्टोर ऑफ गुड और रिसीव नोट हो जाता है कि कितना आपको क्या क्या चीज़ें रिसीव हुई हैं। उसके बाद नेक्स्ट दैट इज चेकिंग एंड प्रोसेसिंग पेमेंट, की अब आपको रिसीव हो गई है, इनवॉइस आ गया आपको, तो फिर आपको फॉरवर्ड कर देते हो आगे जाके अरिथमेटिकल एक्यूरेसी के लिए, जिसमें आपको बिल वगैरह के लिए एनी एप्लीकेबल ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट कर दिया जाता है, क्वांटिटी डिस्काउंट वगैरह वो सब चीज़ें देख ली जाती है, कैश डिस्काउंट क्लेम कर दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस वगैरह चार्ज कर दिए जाते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वगैरह ये सब चीज़ें देख लेते हैं। सो उसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज स्टोर कंट्रोल। यस, so store control is the process of managing and regulating the receipt, storage and issue of material, कि देखो धीरे-धीरे सो पढ़ते हैं स्टोर कंट्रोल। सो स्टोर कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एंड रेगुलेटिंग द रिसिप्ट, स्टोरेज एंड इशू मटेरियल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, की जो स्टोर कंट्रोल है एक ऐसी प्रोसेस है जो मैनेज करते रेगुलेट करते हैं रिसिप्ट, स्टोरेज एंड मटेरियल वगैरह का ऑर्गेनाइजेशन में। इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रॉपर एडुकेट स्टॉक लेवल चेक करना, ओवर स्टॉकिंग वगैरह, प्रिवेंट वेस्टेज इससे बच जाती है, डिटोरेशन ऑफ मटेरियल नहीं होता है, प्रॉपर रिकॉर्ड बन जाता है ट्रैकिंग के, इसकी की एक्टिविटीज़ होते हैं, मॉनिटरिंग इन्वेंट्री लेवल्स, इशूइंग ऑफ मटेरियल एज पर रिक्वायरमेंट, इससे प्रॉपर एकदम रिकॉर्ड वगैरह बना रहता है। देन सेकंड वन दैट इज स्टोर डिपार्टमेंट। स्टोर डिपार्टमेंट क्या होता है, स्टोर डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है प्रॉपर स्टोरेज मैनेजमेंट के लिए विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। के क्या क्या फंक्शन होता है, रिसीव करना, इंस्पेक्शन मटीरियल एकदम सिस्टमेटिकली चेक करना, मटीरियल को हर जगह रिकॉर्ड कराना, देन मेंटेनिंग, इसको अच्छे से मेंटेन करके चलना। इंपॉर्टेंस क्या होती है, इससे स्मूथनेस आ जाती है, कंट्रोल अच्छे से हो जाता है। देन थर्ड वन दैट इज लोकेशन एंड लेआउट ऑफ स्टोर। लोकेशन, स्टोर शुड बी सिचुएटेड इन कन्वीनियंटली, जो लोकेशन होती है वो ज़्यादा अच्छे से होनी चाहिए, इजीली सप्लाई वहाँ से प्रोवाइड होनी चाहिए, जो लेआउट होना चाहिए वो भी प्रॉपर होना चाहिए, यूटिलाइजेशन अच्छे से होनी चाहिए, वहाँ पे सिस्टमेटिक स्टोरेज होना चाहिए, हर चीज़ होनी चाहिए। सो स्टोर कंट्रोल क्या था, प्रॉपर एक इन्वेस्टमेंट मटीरियल मेजर पोर्शन होता है करंट एसेट का, यहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं। देन स्टोर लोकेशन वगैरह कि अच्छे से ईज़िली आप उसको असेस कर पाओ,
केयरफुली कंसिडरेशन कर पाओ, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर पाओ, ये सब चीज़ें। दैन उसके बाद अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज़ क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन। सो organizing material into groups based on characteristics like type, usage, value helps in identification and control। की आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइज करना मटेरियल को, टाइप, उसकी यूजेज, वैल्यू वगैरह के बारे में लेके, तो उसको आइडेंटिफाई करने में थोड़ी हेल्प हो जाता है, लाइक रॉ मटेरियल, फिनिश गुड, कंज्यूमर गुड एक्सेट्रा। कोडिफिकेशन हो जाता है उनको यूनिक नंबर के साथ उनको आइडेंटिफाई करना, लाइक हेल्प्स इन अवॉइडिंग से कन्फ्यूजन नहीं होती है, न्यूमेरिकल अल्फा न्यूमेरिकल कोडिंग सिस्टम यूज हो जाता है। फिफ्थ वन दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन होता है स्टेब्लिश यूनिफॉर्म स्पेशलाइजेशन, प्रॉपर यूनिफॉर्म स्पेशलाइजेशन लगाना क्वालिटी के बारे में, इंटरचेंजेबिलिटी के बारे में। देन सिंप्लीफिकेशन होता है वैरायटी ऑफ मटेरियल, प्रोसेस, कंपोनेंट्स मिनिमाइज, मेक श्योर प्रोक्योरमेंट, इसमें इन्वेंट्री अच्छे से हो जाते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव सारी चीज़ें हो जाती हैं। सो एक सेकेंड, यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है ये थोड़े बुक से पढ़ते हैं, जो मटेरियल होते हैं नेचर के बेसिस पे होते हैं। देन उसके बाद कुछ कोडिफिकेशंस होती हैं, जैसे कि सेक्शन बॉडी 1 जिसमें मेन कोड 2 डिजिट होती हैं, सेक्शन 2 सब कोड्स आ जाते हैं। फिर सेक्शन 3 में क्वालिटी वाइज आ जाता है, जो मटेरियल कंट्रोल, जो कोडिफिकेशन होती हैं। क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन की कुछ एडवांटेजेस है, लाइक उसमें मटेरियल कंट्रोल अच्छे से हो जाता है, एब्रीवेशन अच्छे से हो जाती है, मेंटेनेंस मैकेनिज्म हो जाता है, सीक्रेसी बनी रहती है, फैसिलिटीज़ होती रहती हैं। देन स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन में इससे आपके नंबर ऑफ वेराइटीज़ की विच हेल्प इन रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ वेराइटीज स्टॉक इन द स्टोर, की वैरायटी थोड़ी कम हो जाती है, जो स्टैंडर्डाइजेशन हो जाता है, थोड़ी कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, टूल्स होता है मटेरियल कंट्रोल करने का, लोअर कॉस्ट हो जाती है सप्लाईज की, इंस्पेक्शन फॉर्मलाइज हो जाता है, देन इंटरनेशनल मार्केट में भी हेल्प करता है, बेटर कम्युनिकेशन भी हो पाता है इससे। सो अब मैं नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं क्या लिखा है, दैट इज टाइप्स ऑफ स्टोर्स। की टाइप्स ऑफ स्टोर क्या है। सो टाइप्स ऑफ स्टोर, स्टोर इन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी इन द डिफरेंट वेज, डिफरेंट वेज में है। सो फर्स्ट इज सेंट्रलाइज स्टोर्स, क्या होता है डेफिनेशन, अ सिंगल स्टोर हाउस इज मेंटेन फॉर द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रलाइज में एक सिंगल स्टोर हाउस बनाते हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फीचर क्या होता है, ऑल मटेरियल स्टोर एट वो लोकेशन, जितना भी सारा मटेरियल होता है एक लोकेशन पे आके सेटअप कर दिया जाता है। परचेज आर कंसोलिडेटेड फॉर एफिशिएंसीज, ईजियर कंट्रोल हो जाता है। एडवांटेजेस क्या होता है, इकोनॉमिक स्केल ऑफ प्रोक्योरमेंट और बेटर कंट्रोल होता है। डिसएडवांटेजेस क्या होता है, डिले हो जाता है मटेरियल को सप्लाई करने में, और हायर ट्रांसपोर्टेशन लगता है। सो डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, सेपरेट स्टोर बना दिया जाता है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए। फीचर्स होते हैं, हर का अपना अपना डिपार्टमेंट होता है, इजीली लोकेट हो जाता है। इसके एडवांटेज होते हैं, क्विक एक्सेस हो जाता है, इससे डिलेज भी नहीं होता। डिसएडवांटेज होता है थोड़ी ज़्यादा कॉस्ट लग जाता है, थोड़ा डुप्लीकेशन का भी ज़्यादा फर्क आ जाता है। देन थर्ड वन दैट इज सेंट्रल स्टोर विद सब स्टोर्स। डेफिनेशन, सेंट्रल स्टोर मेंटेन मेजर स्टॉक उनके पास बना रहता है, वाले एक सब स्टॉक भी हो रहा होता है। कन्वीनियंस, फीचर्स क्या होते हैं, सेंट्रल स्टोर मटेरियल सब स्टोर होते हैं, जो सब स्टोर होते हैं वो फ्रीक्वेंटली यूज़ में किए जाते हैं। एडवांटेजेस दोनों के लिए हेल्पफुल होता है, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम के लिए बेटर कंट्रोल हो जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाती है, मोर कॉम्प्लेक्स टू मैनेज अच्छे से नहीं हो जाते हैं। Organization of store department, store should be organized to be ensure efficient receipt of material and प्रॉपर स्टोरेज प्रिवेंशन, एक्यूरेट रिकॉर्ड, अ टिपिकल स्टोर। ओके, मैं बताती हूँ, जो टाइप्स ऑफ स्टोर है तीन पार्ट्स में डिवाइड है, सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज एंड सेंट्रल स्टोर। जो सेंट्रलाइज स्टोर होता है वो एक ही बना दे जाता है पूरी फर्म के लिए, उसमें बेटर कंट्रोल हो जाता है, बेटर लेआउट होता है, स्टॉकिंग कम रहता है, इकॉनमी होता है कॉस्ट में, स्टाफ वगैरह अच्छे से कन्वीनियंट हो पाते हैं, और थोड़ी बहुत ड्यूरेशन भी थोड़ा कम आता है। डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, डिले हो जाता है, ब्रेक डाउन करना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, ग्रेटर रिस्क होता है अगर फायर वगैरह लग जाती है। तो डिसेंट्रलाइज होता है ना, सबका सबका इंडिपेंडेंट होता है। जो सेंट्रल सब स्टोर है उनके छोटे छोटे खुद के सब स्टोर भी होते हैं। देन आप पढ़ते हैं स्टोर कीपर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो स्टोर कीपर कौन होता है, और मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट में एक स्टोर कीपर होता है जो उन सबको संभाल के रखता है, जो चीफ स्टोर कीपर होता है, फिर से स्टोर कीपर सुपरिटेंडेंट भी बोलते हैं, जो इंचार्ज होता है, जो स्टोर को कंट्रोल करके रखता है, हर तरह से सब कुछ पता हो रहा होता है। सो इसकी क्या, स्टोर कीपर रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है जो अच्छे से स्टोर डिपार्टमेंट की देख रेख करता है। दिस रोल इज़ क्रूशल, इसका थोड़ा रोल थोड़ा क्रूशल होता है। देन उसके बाद
स्टोरिंग, इशूइंग मटेरियल, इन सब चीज़ों में। सो इसकी की ड्यूटीज़ क्या क्या है? रिसीविंग स्टोर करेक्टली, एकदम उसको अच्छे से करेक्टली रखना, इंस्पेक्टिंग गुड, अच्छे से टाइम टू टाइम चेक करते रहना, देन एंटरिंग ऑल रिसिप्ट्स में एंट्री डालना, देन मेंटेनिंग स्टोर्स को अच्छे से मैनेज करके चलना, मटेरियल को अच्छे से मैनेज करके चलना, बैलेंसेस को चेक करके चलना, वेरीफाई करके चलना, मेंटेनिंग सुपरवाइजर। देन एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसकी होती है, कंडक्टिव पीरियडिक स्टॉक वेरिफिकेशन होना चाहिए, रिपोर्टिंग स्टोरेज वगैरह। सो स्टोर कीपर पहले तो रिसीविंग द स्टोर करेक्टली इन द सेंस उसको ना मतलब प्रॉपर हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, परचेज ऑर्डर, इंस्पेक्शन नोट, गुड्स वगैरह की कहाँ है, देन इंटरिंग ऑल रिसिप्ट रेगुलेटरी इन बिन कार्ड्स में सब चीज़ें जानी चाहिए, देन प्रिंसिपल गुड कीपिंग होना चाहिए, एक चीज़ प्रॉपर से टाइडी मैनर में सब कुछ अच्छे से हेल्प करनी आनी चाहिए, इससे अच्छे से स्टॉक वगैरह मैक्सिमम लेवल मिनिमम लेवल तक आनी चाहिए, कोई अनऑथराइज पर्सन नहीं होना चाहिए। देन अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज़ स्टोर और मटेरियल रिकॉर्ड्स। कि स्टोर और मटेरियल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? एक ना छोटा सा टॉपिक है, रिक्वेजिशन फॉर स्टोर। सो वन ऑफ द ड्यूटीज ऑफ स्टोर कीपर टू सेंड रिक्वेजिशन फॉर मटेरियल फॉर रिप्लेसमेंट इन द टाइम सो दैट प्रोडक्शन में नॉट बी हैम्पर फॉर वांट ऑफ मटेरियल। कि उसे हर चीज़ की ना रिक्वायरमेंट भेजनी चाहिए। अगर उसको लग रहा है कि थोड़ा लैक ऑफ मटेरियल होने वाला, तो उसे पहले से इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि ये चीज़ें इफेक्ट हो, जिससे कि डिमांड में आगे जाके इफेक्ट ना आए। सो री ऑर्डर लेवल, ऑर्डरिंग क्वांटिटी, मैक्सिमम लेवल, ये सब चीज़ें उसको पता होनी चाहिए। सब हम नेक्स्ट चैप्टर भी पढ़ने वाले हैं। सो स्टोर और मटेरियल रिकॉर्ड्स आर एसेंशियल मेंटेनिंग प्रॉपर कंट्रोल ओवर इन्वेंट्री। जो ये होता है प्रॉपर इन्वेंट्री के लिए, कंट्रोल के लिए होता है, प्रॉपर टैग ट्रैकिंग करने के लिए टू रिकॉर्ड्स होते हैं। एक होता है बिन कार्ड, एक कार्ड मेंटेन फॉर ईच आइटम ऑफ मटेरियल। ये हर मटेरियल के होता है स्टोर में, जिसका पर्पस क्या होता है कि प्रॉपर डिटेल और रिसिप्ट, इशू, बैलेंसेस होनी चाहिए हर आइटम के, कंटेंट इसमें नेम, क्वांटिटी, रिसीव, क्वांटिटी। और एडवांटेजेस होते हैं कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, अवॉइड हो जाता है स्टॉक वगैरह। देन स्टोर लेजर क्या होता है? एक डिटेल रिकॉर्ड होता है सारे मटेरियल्स का स्टोर के। ये अकाउंटिंग पर्पस के लिए किया जाता है। ये थोड़ा एक्यूरेट होता है, मूवमेंट वगैरह जो आइटम है, डेप्रिसिएशन, क्वांटिटीज़, यूनिट प्राइस वगैरह सब चीज़ें होती हैं। देन आर बिन कार्ड्स आर नेसेसरी एट ऑल। कि बिन कार्ड जो नेसेसरी है कि नहीं है? जो बिन कार्ड है वो नेसेसरी है, क्योंकि प्रॉपर क्विक एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन दे देते हैं इंटायर लेजर से। जो स्टोर कीपर होते हैं उनको डेली बेसिस पे बना देते हैं, और कंट्रोल अच्छे से रहता है, और वेस्टेज वगैरह भी नहीं होती है। सो हाँ, बिन कार्ड क्या होता था? प्रॉपर एक ऐसे रिकॉर्ड बनाता था कि हमें क्या मटेरियल रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है, क्वांटिटी लिखी होती थी, कॉलम वाइज लिखी होती थी, रिसिप्ट इशू होता था। जो बिन कार्ड होता है उसे हम ऑल्सो बिन टैग और स्टॉक कार्ड भी बोलते हैं, और ये किसी शेल्फ में टंगा दिया जाता है। जो डबल बिन सिस्टम क्या होता है? एक स्मॉलर पार्ट होता है, क्वांटिटी, मिनिमम क्वांटिटी, मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी होती है ना, स्टोर लेजर होता है, प्रॉपर डिपार्टमेंट के बारे में होता है। देन आइडेंटिकल तो होता है बिन कार्ड से, बट यहाँ पे बट एक्सेप्ट दैट रिसिप्ट, इशू, बैलेंस है शोन एल्गोरिदम विद मनी वैल्यूज। बट इसमें ना स्टोर लेजर में रिसिप्ट, इशू, बैलेंसेस ये सब अलॉन्ग विद मनी वैल्यूज के साथ ही सब लिखे जाते हैं। और रूलिंग वगैरह का भी काम होता है। जो कॉलम होते हैं गुड और ऑर्डर के साथ होते हैं। उसके बाद जो स्टोर कीपर है एक्चुअल चीज़ें लिखता है उसमें। सो बिन कार्ड की बात करें, छोटा सा डिफरेंस है। बिन कार्ड की बात करें तो इसमें सिर्फ क्वांटिटीज़ आती हैं, स्टोर लेजर की बात करें तो क्वालिटीज़ एंड वैल्यूज़ भी आती है। बिन कार्ड जो होता है स्टोर कीपर बनाता है, और जो हमारा स्टोर लेजर है कॉस्टिंग डिपार्टमेंट बनाता है। जो बिन कार्ड है वो नॉर्मली पोस्टेड होता है ट्रांजेक्शन से पहले, और जो हमारा स्टोर लेजर है हमेशा ट्रांजेक्शन के बाद बनाया जाता है। जो बिन कार्ड है हर ट्रांजेक्शन इसमें इंडिविजुअली पोस्ट की जाती है, और जो स्टोर लेजर है ट्रांजेक्शन समराइज करके लिखी जाती है। और जो बिन कार्ड है उसे हमेशा स्टोर के अंदर रखते हैं, और जो स्टोर लेजर है उसे हमेशा स्टोर के बाहर रखते हैं। सो जो बिन कार्ड है नेसेसरी है कि नहीं है? सो जो स्टोर कीपर है वो अच्छे से स्टोर कर पाता है, मेंटेन कर पाता है, उसको फिजिकल बुक अलग रखता है। जो स्टोर लेजर है वो कीप नोट की अप टू डेट नहीं रखी जाती है, बट बिन कार्ड से अपडेट किया जा सकता है। बिन कार्ड जो है दोनों में डिफरेंस थोड़ा कम है, बट फिर भी जो हमें रख लेना चाहिए हमें। देन अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, दैट इज़ इशू ऑफ मटेरियल। की इशू ऑफ मटेरियल क्या होता है? देखो मटेरियल जो है वो स्टोर में रखा जाता है, दीज आर रिक्वायर्ड बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अच्छे से रखा जाता है। मटेरियल रिक्वेजिशन क्या होता है? जो स्टोर कीपर होता है प्रॉपर एक
इंफॉर्मेशन बना के देता है कि मटेरियल रिक्वेजिशन कैसे कैसे रिक्वेस्ट करनी है। सो दिस रिक्वेशन आर जनरली सीरियल नंबर वाइज होता है, इसके खुद के सीरियल नंबर होते हैं। बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है? बिल ऑफ मटेरियल इज़ अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर क्वांटिटीज़ की इसके साथ, इस क्वांटिटी के साथ हमें ये चीज़ें चाहिए। प्रॉपर एक ऐसे ऑर्डर बना के तैयार कर दिया जाता है। अब एडवांटेजेस ऑफ बिल मटेरियल क्या होते हैं? बिल मटेरियल सेवरल पर्पस होता है, अथॉरिटी होती है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, पर्पस, इंसिडेंट। देन मटेरियल रिक्वेजिशन इसमें होती है, जॉब वगैरह के बारे में भी लिखा होता है, कंट्रोल यूज़ के बारे में भी लिखा होता है, प्रोक्यूरमेंट मटेरियल को अच्छे से यूज़ कैसे करते हैं, सब चीज़ें, टाइम भी बच जाता है इससे। देन अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन मटेरियल रिक्वेजिशन एंड बिल ऑफ मटेरियल। देखो, जो मटेरियल रिक्वेजिशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ऑथराइज स्टोर कीपर इशू करता है टू द कंज्यूमिंग डिपार्टमेंट। कंज्यूमिंग डिपार्टमेंट के लिए जो बिल ऑफ मटेरियल है एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो प्रॉपर लिस्ट तैयार करता है, जिसमें सारे मटेरियल होते हैं विद स्पेसिफिकेशन, क्वांटिटीज़ और प्रॉपर जॉब और प्रोसेस के लिए। जो बिल मटेरियल होता है इसका कुछ पर्पज़ होता है। देन उसके बाद बिल ऑफ मटेरियल हेल्पफुल, जो बिल ऑफ मटेरियल होता है हेल्पफुल होता है नॉन स्टैंडर्डाइज के लिए। जो बिल ऑफ मटेरियल होता है सेंडिंग कॉम्पिटिटिव कोटेशन भी भेज सकते हैं हम। देन ट्रीटमेंट ऑफ सरप्लस ऑफ मटेरियल, की अब सरप्लस ऑफ मटेरियल का ट्रीटमेंट कैसे करना है। सो समटाइम्स मटेरियल में भी थोड़ा एक्सेस में आ जाता है। फॉर एग्जांपल शीट आयरन स्टील कट ऑफ करनी थी बट ज़्यादा आ गई है, सो सरप्लस मटेरियल में भी आइदर या तो उसे रिटर्न कर देते हैं या फिर ट्रांसफ़र कर देते हैं किसी और जॉब के लिए। सो रिटर्न ऑफ सरप्लस ऑफ मटेरियल, जो एक्सेस मटेरियल होता है रिटर्न कर देता है, वो डेबिट साइड में आ जाता है शॉप नोट के। देन ये रहा आपका मटेरियल रिटर्न नोट, कि मटेरियल रिटर्न नोट ऐसे बनाया जाता है ट्रांसफ़र ऑफ सरप्लस मटेरियल, कि अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो तो ट्रांसफ़र कर रहे होते हो तो शुड बी अवॉइडेड एज़ फार एज़ पॉसिबल। इसे वैसे तो मटेरियल वन जॉब टू अनदर शुड बी अवॉइडेड, या तो उसे अवॉइड करते हैं जितना पॉसिबल होता है। सो रिटर्निंग मटेरियल में भी कॉस्टली, ये थोड़ा कॉस्टली होता है क्योंकि हमारी वापस जा रही है तो थोड़ा डिस्टेंस में फ़र्क आ जाता है। सो मटेरियल ट्रांसफ़र नोट हमारा कुछ इस तरीके से का होता है। देन अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट इज़ मटेरियल ऑब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल इशू एनालिसिस। की मटेरियल इशू एनालिसिस क्या है? देखो, जो पीरियडिकली एनालिसिस ऑफ वेरियस सीक्वेंसेस, कुछ डिफरेंट डिफरेंट एनालिसिस होते रहते हैं हर चीज़ के। सो मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट कुछ इस तरह से होता है, उसका फॉर्मेट ऐसे होता है। सो अमाउंट ऑफ मटेरियल टू बी डेबिटेड कर दी जाती है अगर एक्स्ट्रा वगैरह होती है। सो मेथड्स ऑफ वैल्यूइंग मटेरियल और मटेरियल कॉस्टिंग, बट वैल्यू ऑफ मटेरियल कॉस्ट, ये तो छोड़ दो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन प्राइसिंग ऑफ मटेरियल की। देखो मेथड्स कौन कौन से होते हैं, तो फर्स्ट ए मेथड है दैट इज प्राइस कॉस्ट प्राइस मेथड। तो फर्स्ट है हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, एवरेज कॉस्ट, इन्फ्लेटेड, स्पेसिफिक प्राइस पे स्टॉक, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। देन नेक्स्ट है हमारे ये बी मार्केट प्राइस में रिप्लेसमेंट प्राइस और रीसेबल प्राइस आ जाएगा। स्टैंडर्ड प्राइस हमारा करंट स्टैंडर्ड प्राइस एंड बेसिस प्राइस आ जाएगा। सो एक गुड मेथड वैल्यूइंग की कुछ कंडीशंस होती हैं कि अच्छे से कॉस्ट प्राइस को अच्छे से मैनेज करना चाहिए, उसको मार्केट प्राइस के करंट होना चाहिए। देन लीड ज़्यादा वेरिएशंस नहीं आनी चाहिए। देन प्राइसिंग ऑफ रिटर्न। प्राइसिंग ऑफ रिटर्न क्या है? रिटर्न ऑफ सरप्लस मटीरियल फ्रॉम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ऑलरेडी बीन डिस्कस इन द बिगिनिंग ऑफ चैप्टर। हमने रिटर्न वाला पढ़ लिया ना, और डिस्कस की कौन कौन से मेथड्स होते हैं। सो एट द सेम प्राइस एट विच वॉज इशू, उसी प्राइस पे जिस टाइम पे हमने इशू कराए थे। सेकंड, द करंट प्राइस ऑफ इशू, की अभी हम जिस मार्केट में जो प्राइस चल रहा है हम रिटर्न करते हैं, और ये इतना पॉपुलर नहीं है वैसे। सो इट इज़ मेड अकॉर्डिंग टू द वैल्यू और वैल्यू क्रेडिट के अकॉर्डिंग चीज़ें कर दी जाती है। सो इसके कुछ ये हैं मेथड्स हैं। एंड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट 100% श्योर न्यूमेरिकली आएगा। फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या है? अंडर दिस मेथड मटेरियल इज फर्स्ट इशूड फॉर द अर्लीस्ट असाइनमेंट हैड द प्राइस एट द कॉस्ट। मटेरियल रिसीव फर्स्ट आर इशूड फर्स्ट, की जो मटेरियल हमने फर्स्ट लिया था उसको पहले इशू करना है। उसके बाद दिस मेथड इज़ मोस्ट सूटेबल आइटम फॉलोइंग, जब आपके प्राइस गिर रहे होते हैं तब ये थोड़ा मेथड ज़्यादा यूज़फुल होता है। इसमें रिप्लेसमेंट कॉस्ट आ जाती है, बट इन राइजिंग मेथड्स हाई वैल्यू
जैसे कि अभी पहले जैसे कि ये वाला स्टॉक है, ये पहले आया था, तो पहले हम इसको क्लियर करेंगे, इसको क्लियर करेंगे, इसको क्लियर करेंगे, मतलब वो जो सबसे पहले कॉस्ट आपका स्टॉक में आई हैं चीज़ें, सबसे पहले आप उसे राइट ऑफ करोगे। सो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले पढ़ लेते हैं डेफिनेशन क्या लिखा है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड इशू मटेरियल व्हेन द ओल्डर स्टॉक, मतलब फर्स्ट परचेज को आप पहले इशू करोगे। दिस इंश्योर दैट मटेरियल इशू अंडर दे आर रिसीव, कि जो भी रिसीव हुए थे। एग्जांपल स्टोर हैज़, ये जून में आया था, फैब में आया था, तो पहले आप ये वाला जून वाला इशू करोगे, फैब वाला। देन एडवांटेजेस क्या होता है, इससे आपका रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस थोड़ा कम हो जाता है। जो ओल्ड होता है वो ज़्यादा अच्छे से जल्दी बिक जाता है, तो वो आउटडेटेड होने से बच जाता है। इसकी क्वालिटी अच्छे से मेंटेन होती रहती है, पहले से ही बेच देते हो, क्योंकि इसका जो मैचेस एक्चुअल फ्लो से मैच होता रहता है, सिंपल अंडरस्टैंडिंग होता है, बेटर इन्वेंट्री वैल्यूएशन बन जाता है। देन डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, हायर कॉस्ट होती है इन्फ्लेशन की, जब प्राइस आपके बढ़ जाते हैं। देन प्रॉपर रिकॉर्ड वगैरह बनाने की भी ज़रूरत होती है, स्टोरेज प्रॉब्लम की भी दिक्कत होती है कि रोटेशन वगैरह नहीं हो पाता। देन मे नॉट रिफिल करंट कॉस्ट भी डिफरेंट नहीं रिफ्लेक्ट नहीं होती। सो एडवांटेजेस क्या क्या है फीफो मेथड के, कि सिंपल है समझने में, लॉजिकल मेथड है, रिकवर हो जाती है प्राइसेस, क्लोजिंग स्टॉक वगैरह पता लग जाता है, ट्रांजेक्शन अच्छे से यूज हो जाती है। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, पॉसिबिलिटी थोड़ी एरर्स में आ जाती है, प्राइसेस वगैरह में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज last in first out, LIFO method, commonly used as LIFO. So LIFO is a method issuing material where the latest आपने मतलब लास्ट में परचेज करा था, आप उसको पहले फर्स्ट करोगे। जैसे जैन में, फैम में, तो पहले आप फैब वाला वो करोगे, फिर आप हमारा जैन वाला करोगे। सो एडवांटेजेस ऑफ लीफो क्या है, आपकी करंट कॉस्ट मैच हो जाती है, जो आपकी जैसे भी इन्फ्लेशन वगैरह के लिए, इन्फ्लेशन में आपकी हेल्प मिल जाती है, टैक्स बेनिफिट मिल जाते हैं इन्फ्लेशन पीरियड के, बेटर मैनेजमेंट हो जाता है। देन डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, ओल्डर स्टॉक जब वो इन्वेंट्री में पड़ा रहता है, कॉम्प्लेक्स रिकॉर्ड करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, नॉट ऑलवेज रिफ्लेक्टिव एक्चुअल फ्लो, हमेशा नहीं दिखाता है। सो इसमें क्या होता था कि सिंपल होता है, इजी हो जाता है, और प्रोडक्शन में काम आ जाता है, राइजिंग प्राइसेस में भी काम आ जाता है, पर थोड़ा मुश्किल भी होता है, क्योंकि स्टॉक इन हैंड वैल्यूड में थोड़ा डिसएडवांटेज होता है। So further methods of valuing material issues. So first is inflated price method. He values a material issue at price higher than purchase cost, include margin of inflation, useful when prices, जब आपके prices ज़्यादा rapidly increase होते हैं, तो आप ये वाला मेथड यूज़ करते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, हमारे लॉस होने से बचा लेता है, इसमें हमारी करंट रिप्लेसमेंट पता लग जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है और ओवरस्टेट वैल्यूज ही बता देता है। देन सेकंड, दैट इज स्पेसिफिक प्राइस और आइडेंटिफिकेशन मेथड। डेफिनेशन क्या होते हैं, ईच आइटम इशूड एट वैल्यू स्पेसिफिक परचेज प्राइस, स्पेसिफिक वैल्यूज प्राइस पे हमारे ईच आइटम सेल होता है। एडवांटेजेस क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट होता है, मैच करता है हर चीज़ से। देन डिसएडवांटेजेस क्या क्या होता है, अप्लाई नहीं होता है लार्ज में, एंड रिकॉर्ड कीपिंग में थोड़ी दिक्कत आती है। थर्ड वन, दैट इज बेस स्टॉक मेथड। डेफिनेशन की फिक्स क्वांटिटी होती है, प्राइसेस वगैरह के। एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, इंश्योर अ कॉन्टिन्यूस मिनिमम स्टॉक, एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, रेगुलर एडजस्टमेंट डिफ़िकल्ट हो जाती है। देन उसके बाद फोर्थ वन, दैट इज़ हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, ही फॉर मेथड। इशू द मोस्ट एक्सपेंसिव, पहले सबसे पहले वो आप इशू करो जो सबसे पहले एक्सपेंसिव स्टॉक होता है, ये टैक्सेबल से बचा लेता है, करंट प्राइसेस की बात हो जाती है। देन ओल्डर स्टॉक ऑब्सलेट हो जाता है, कॉम्प्लेक्स होता है। मार्केट प्राइस मेथड क्या होता है, वैल्यू मटेरियल इशूड करंट मार्केट प्राइस पे आप इतने इशू होते हैं, एक्चुअल रिप्लेसमेंट आती है। डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, डिफ़िकल्ट होता है, देन फ्लक्चुएटेड में भी डिफरेंट होता है। देन सिक्स वन, दैट इज स्टैंडर्ड प्राइस मेथड। डेफिनेशन, वैल्यू मटेरियल इशूड प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड प्राइस से वे सामानें बेचती जाती हैं। देन सिंप्लीफाई होता है, कॉस्टिंग अकाउंटिंग यूजफुल होता है बजटिंग वगैरह के लिए, एंड मे नॉट रिफ्लेक्ट कॉस्ट चेंजेस नहीं दिखाता है। सो या दैट्स फॉर चैप्टर नंबर 3, दैट इज मटेरियल परचेज प्रोसीजर, स्टोर्स कंट्रोल एंड प्राइसिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। until the next video, take care. Thank you for watching this video.